नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आज दूसरा सेशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कल हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पौधे में कैसा होता है, कैसी उसकी संरचना होती है, इसका विस्तार से डिस्कशन कर चुके हैं। आज बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाने की। यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस पार्ट को देखें तो एक चित्र हमने लगाया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नंबरिंग की है उसकी 1 2 3 4 5 6 7 11 तक। कौन कौन से पार्ट हैं ये लिख दिया है। तो यदि एक फ्लावर के रिप्रोडक्शन में कौन कौन से भाग या फ्लावर में कौन कौन से भाग होते हैं उसका विस्तार से वर्णन आप देख सकते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सीधे आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन की ओर ले चलते हैं और पहला चित्र आपको दिखाते हैं। इस चित्र में ध्यान से मेल पर हम लोगों ने बात कर ली है। आज सिर्फ और सिर्फ फीमेल की हम बात करेंगे। फीमेल की इस रचना में यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव का दूसरा नाम बोले तो उसको हम प्रिस्टिल कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए। और प्रिस्टिल में कौन कौन से भाग होते हैं ये पूरी लिस्ट लगी हुई है। पहला भाग स्टिग्मा, दूसरा भाग स्टाइल। स्टिग्मा बिल्कुल ऊपर की तरफ, प्लेट जैसी रचना जिस पर ये मधुमक्खी बैठी हुई है। फिर इसके बाद एक ट्यूबुलर रचना, ये कहलाएगी स्टाइल। और स्टाइल एक चौड़े क्षेत्र में खुल रही है। ये चौड़ा क्षेत्र जो है ये ओवरी कहलाता है। ये तीसरा नंबर, ये ओवरी। और ओवरी के अंदर ध्यान से देखिए तो ये डंडा बीच में जाता हुआ और नीचे वृंत तक चला जाता है। और इसी डंडे के दोनों तरफ ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा कि वृंत लगा हुआ है। ऐसे वृंत के आगे ऐसे सीड लगे हुए, ये वृंत। यहां पर जो चीजें लगी हुई हैं ये बीजांड या ओव्यूल्स कहलाते हैं। इसको हिंदी में ओव्यूल्स को बीजांड कहते हैं, याद रखिएगा। कैसे रिप्रोडक्शन होगा, कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी ये तो आगे हम बताएंगे। तब तक एक नजर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी डाल दे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन में जो भाग होते हैं उसमें एक तो एंथर, एक फिलामेंट। और ये एंथर और फिलामेंट जो ऊपर वाली रचना एंथर की होती है, ऐसा लगता है जैसे गेहूं का बीज हो। ऐसे ऐसे बाइलोड रचना में दिखता है। और जब इसके अंदर रचना देखते हैं तो 4 भागों में बटी हुई देखते हैं। ये कल ही हमने डिस्कशन में शामिल कर दिया। तो एक ये चित्र, दूसरा एक चित्र जो इसके पूरे डेवलपमेंट को दिखा रहा है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है और नया पौधा कैसे उगता है। बस इतनी जानकारी ही आपको जानना है। देखिए, ये फ्लावर था हमारा। फ्लावर में पॉलन ग्रेन थे। यहां ध्यान से देखिए, स्टिग्मा दिख रहा है। इसी को विस्तार से यहां हम देख लें। साहब, ये स्टिग्मा है, देखा आपने। ये जो स्टेमन यहां बना या मेल रिप्रोडक्टिव का पॉलन ग्रेन बना, ये पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह की रचना में होता है। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कांटे कांटे जैसी रचना। ये पॉलन ग्रेन यहां से किसी न किसी माध्यम से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है। देखिए, ये पहुंच गया। और जैसे ये स्टिग्मा की ओर पहुंचता है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये स्टिग्मा की ओर पहुंचता है ये आगे के विभाजन की प्रक्रिया भी करता है। ये देखिए, ये पॉलन ट्यूब बनाता है या पराग नलिका बनाता है। जितने पहुंचे सबने एक डंडी जैसी लाइन बनाई जिसको पराग नलिका कहा। और ये स्पर्म जो ऊपर पहुंचा, इसके 2 न्यूक्लियाई साथ में होते हैं।
कैसे दो न्यूक्लियाई हो गए आगे हम लिख करके आपको समझा देंगे। ये यहां पर पहुंचा, इसने पॉलन ट्यूब बनाई और न्यूक्लियस विभाजित होकर के दो न्यूक्लियस में बटा और दोनों न्यूक्लियस ये कहां प्रवेश कर रहे हैं? गर्भाशय के भीतर। ये है ओवरी, अंडाशय के भीतर। और जैसे ये पहुंचता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है जरा ध्यान से इस चित्र को देखिए। ये पहुंचा इसके अंदर, और जब इसके अंदर पहुंचता है तो पहले से एक का न्यूक्लियस वहां उपस्थित है, अंडे का न्यूक्लियस वहां उपस्थित है। हमने दो न्यूक्लियस और भेज दिए, ध्यान से देखिए, दो न्यूक्लियस और पहुंचे। इसमें से एक न्यूक्लियस वाला, एक न्यूक्लियस जो है वो इस एक न्यूक्लियस से मिल करके, ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस से मिल करके जायगोट का निर्माण कर लेगा और दूसरा न्यूक्लियस जो है पोलर न्यूक्लियाई से मिलता हुआ, जो किनारे पर न्यूक्लियाई है उनसे मिलता हुआ भ्रूणपोष का निर्माण करता है या एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बनता है। क्यों? क्योंकि अभी सीड ये खाने पीने में तैयार नहीं है, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, तो इसलिए भ्रूणपोष की जरूरत पड़ेगी ताकि यह बीज जो है या जायगोट जो है आगे विकास कर सके। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे, इस न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज हो गया और जो रचना, एक कलेक्टिव रचना बनती है उसको भ्रूणपोष का नाभिक कहते हैं। तो दो चीजें बनी, दो न्यूक्लियस थे, दो चीजें बनी, एक को कहा हमने जायगोट और दूसरे को कहा एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस। अब आगे का विकास देखिए, ध्यान से देखिएगा, आगे का विकास। एंडोस्पर्म लगातार बढ़ता गया और जैसे ये स्थान को भरता गया या खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करता गया, वैसे एम्ब्रियो कुछ इस तरह से दिखने लगा। ऐसे मनुष्यों में भी एम्ब्रियो दिखता है, भ्रूण ऐसे ही दिखता है। और ये एम्ब्रियो के बीचों बीच ये खाने पीने का सामान इकट्ठा हो गया। अब यही जो रचना बनी, जो भ्रूण बना, ये रचना जो है बीज कहलाती है। इसी बीज को हम जमीन में डालते हैं और इस तरह से सीडलिंग शुरू हो जाती है, यानी पौधे निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बस इतनी ही टोटल प्रक्रिया होगी इसमें, बड़ा सरल है, समझ बूझ करके करेंगे। एक बार फिर से आपको हम बता दें, ऊपर से जो भी पॉलन ट्यूब से नाभिक आ रहा है दो भागों में बटेगा। एक नाभिक अंडाणु से संपर्क करेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से संपर्क करेगा, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, एक जायगोट का निर्माण करेगा, एक भ्रूणपोष के नाभिक का निर्माण करेगा। भ्रूणपोष का नाभिक बीज को या एम्ब्रियो को खाना खिलाने की कोशिश करेगा या भोज्य पदार्थ देगा और एम्ब्रियो जो है आगे जाकर के जैसे ही उचित परिस्थिति मिलेगी नए पौधे का निर्माण करेगा। तो ये अब इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन फटाफट हम लिखे जाते हैं, टू द पॉइंट, इन चित्रों के माध्यम से इसको पढ़ते रहना। आइए, पिस्टिल में पहले पॉइंट में लिखे देते हैं, पिस्टिल में तीन भाग होते हैं। ये उधर भी दिख रहा है, आप नोट्स जब बनाइएगा तो इसी क्रम में लिखिएगा। पिस्टिल में तीन भाग होते हैं, एक को स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। ये पहला पॉइंट हो गया। पिस्टिल में या फीमेल रिप्रोडक्टिव में तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दूसरा पॉइंट, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ये भी एक बार सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि ओव्यूल कहां पाए जाते हैं। ओव्यूल को बच्चों हिंदी में बीजांड कहते हैं, याद रखिएगा। बीजांड कहां पाए जाते हैं, हम आपको वापस चित्र पर लिए चलते हैं। देखिए, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ये जो रचनाएं आप देख रहे हो, ये सब की सब ओव्यूल्स है। समझ गए? आइए, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं,
इसके बारे में पहले चित्र दिखा दें। ये डंडा जो इससे जुड़ा हुआ है, बीच का डंडा देख रहे हैं, बीच का डंडा देख रहे हैं, और एक ये मेन बीच का डंडा है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो डंडा है ये इसका प्लेसेंटा कहलाता है। यहीं पर ये इसी के द्वारा यह माता से या माता फूल से जुड़ा होता है, ये अपरा कहलाता है या प्लेसेंटा कहलाता है। इसी के बारे में आगे लिखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, ओव्यूल एक वृंत के द्वारा, एक वृंत द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। इस वृंत को, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, इस वृंत को फ्यूनिकिल कहते हैं। FUNICL, फ्यूनिकिल कहते हैं। ये पूछा गया है सवाल, चौथा पॉइंट। ओव्यूल, अब यदि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ओव्यूल और डंडा जहां पर आपस में दोनों मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है और ये डंडा लगा हुआ है, ये इसका प्लेसेंटा वाला हिस्सा है। तो ओव्यूल का ये डंडा और ये ओव्यूल का ये किनारा, ये जहां पर आपस में मिलते हैं, अब हम इसकी बात करें, इस पर भी सवाल पूछा है। चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि ओव्यूल और फ्यूनिकिल के यानी वृंत के मध्य के जोड़ को हीलम कहते हैं। HILU, इसको भी अंडरलाइन, हीलम कहते हैं। अंडरलाइन रखिएगा, याद रखिएगा। ओव्यूल के ऊपर एक सवाल में पूछा गया, ओव्यूल के ऊपर कितने कवर होते हैं। यदि हम बैक चित्र पर आपको ले चले, यानी इस ओव्यूल या बीजांड की बात करें, ये वाला जो ओव्यूल दिख रहा है, इस ओव्यूल के ऊपर कितने कवर लगे होते हैं, ये भी सवाल पूछा गया। ओव्यूल के ऊपर 2 सुरक्षा आवरण होते हैं, 2 सुरक्षा आवरण होते हैं, जिन्हें इंटीग्यूमेंट कहते हैं। यह पूरा एक कवर होता है। जरा चित्र में देखिए, इसके ऊपर ये बीज है, इसके ऊपर 2 आवरण लगेंगे और यही आवरण जो है इंटीग्यूमेंट होगा। लेकिन इंटीग्यूमेंट के आगे यहां पर एक पोर होगा जहां से पूरा पौधा निकल रहा है। ये पोर क्या कहलाता है, अगले पॉइंट में ये नोट करिएगा, 6वें पॉइंट में। यह स्थान जहां इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण नहीं होता वहां एक छेद होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये भी सवाल पूछा है, तो माइक्रोपाइल बताइएगा। अब जिधर माइक्रोपाइल हो गया, मतलब यहां पर जो छेद बीज में दिख रहा है ये माइक्रोपाइल है। और जो माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट है इधर, ये चैलजा कहलाता है। तो ये भी नोट कर लो, माइक्रोपाइल के
माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत शैलजा पाया जाता है। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि माइक्रोपाइल क्या है। माइक्रोपाइल को बताइएगा कि जहां पर इंटीग्यूमेंट कवर नहीं होगा वहां माइक्रोपाइल है, और शैलजा कहां है, तो माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत दूसरे साइड में जो स्थान होता है वो शैलजा कहलाता है। आइए 7वें नंबर का डिस्कशन। ओव्यूल का यानी बीजांड का केंद्रीय ऊतक न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस होता है जो बीज को भोज्य पदार्थ देता है। सेंटर पोर्शन की बात कर रहे हैं। शुरू का हो गया, किनारे का हो गया। शुरू में माइक्रोपाइल हो गई, इधर किनारे में शैलजा हो गया। जो बीच का एरिया बचा वो न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस जो है इसको बीज को भोज्य पदार्थ देता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनेंगे। अब इस ओव्यूल की एक कोशिका, ओव्यूल की एक कोशिका, ध्यान से इसको जितना हम लिख रहे हैं उतना ध्यान दिमाग पर चढ़ाते चलिए। ओव्यूल की एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री यानी आरडी डिवीजन, यह भी पूछा है कौन सा विभाजन, आरडी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एम्ब्रियो सैक बनाती है। भ्रूण कोष एम्ब्रियो सैक बनाती है। बस इतना लिख लीजिए। ओव्यूल की एक कोशिका रिडक्शन डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष बनाती है। यदि यही वयस्क हो गया तो वयस्क भ्रूण कोष 7, जिसमें 3 जो होते हैं एंटीपोडल, 1 अंडा, 4 हुए, 2 सहायक कोशिकाएं, 1 केंद्रीय कोशिका। यानी टोटल जो रचना होती है कितने कोशिकाओं की होती है, यह हिसाब किताब हम दे देते हैं आपको 9वें पॉइंट पर। वयस्क भ्रूण कोष, वयस्क एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। वयस्क एम्ब्रियो सैक 7 कोशिकीय, 7 सेल्ड, में 3 जो है वो एंटीपोडल होती है। एंटीपोडल मतलब एक साइड में, 2 दूसरे साइड में। जरा ध्यान से आप 7 कोशिका का एम्ब्रियो सैक होता है। इस चित्र पर आइए तो ये 7 कोशिकाओं में से, ध्यान से देखिएगा, 7 कोशिकाओं में से 2 भाग इसके होंगे। 2 भाग में एक ऊपर की तरफ होगा और एक दूसरा उसके अपोजिट होगा, एंटीपोडल होगा। एक तरफ पोलर न्यूक्लियाई बनेगा, एक तरफ एक न्यूक्लियस बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, एक साइड, दूसरा दूसरे साइड। 7 सेल, इसमें से 3 एंटीपोडल
और 3 एंटीपोडल में क्या, एक जो है इसमें एक तो अंडा बन गया, और 2 जो होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स कहलाते हैं। वही जो पोलर कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड्स होते हैं। तो ये 3 का हिसाब हो गया। अब 2 और 1 3, ये 3 एंटीपोडल हो गए। एक केंद्रीय कोशिका, एक केंद्रीय कोशिका, तो ये टोटल बनेंगे 1 3 1 4, और 4 जो होती हैं न्यूक्लिएटेड संरचनाएं, 4 न्यूक्लिएटेड संरचनाएं होती हैं। यहां की संरचना की बात हम कर रहे हैं, हालांकि इस पर नीट में सवाल जरूर पूछेगा। यहां पर एक कोशिका एक न्यूक्लियस की बन जाएगी, और बाकी को गिन लीजिए, बाकी को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये 8 कोशिकाएं होंगी, 8 न्यूक्लिएटेड संरचनाएं बनेगी। यहां लिखिएगा, कहां लिख रहे थे, 4 नहीं 8 न्यूक्लिएटेड संरचनाएं होंगी। इसके कैलकुलेशन को थोड़ा और विस्तार से करना पड़ेगा। जब हम इस पर सवाल लाएंगे तो आपको समझाएंगे कि कैसे सवाल आपको करना है। 10वां पॉइंट लिखिएगा कि पालन ग्रेन, जो इसमें प्रक्रिया हो रही है, इस वाले चित्र में देखिए, ये पालन ग्रेन कहां से निकला, यहां से निकला, फूल के उससे जब मैच्योर हो गया ये पालन ग्रेन निकला। अब यहां से ये स्टिग्मा पर जाएगा। ये प्रक्रिया लिख देते हैं कि परागकण स्टिग्मा द्वारा स्थानांतरित होते हैं, स्टिग्मा द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पर आ गए। परागण की यह प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार का कैसे, ऑटोगैमी एक को कहते हैं, इस पर सवाल पूछे गए हैं। ऑटोगैमी, स्वपरागण इसको कहते हैं, हिंदी लिखते रहिएगा आप। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी, और तीसरा है जीनोगैमी। तीनों का अर्थ हम यहां शार्ट में लिखे देते हैं। ऑटोगैमी में क्या होता है, संयुग्मन होता है, अपने आप उसी के अंदर सब कुछ उपलब्ध होता है और उसी फूल के अंदर हो जाए। सजात पुष्पी, इसको हिंदी लिख दें तो ज्यादा, स्वयुग्मन, इसको कहते हैं सजात पुष्पी, सजात पुष्पी, और इसको कहते हैं परनिषेचन, परनिषेचन। अब आपके समझ में आ जाएगा। सयुग्मन या स्वयुग्मन का मतलब होता है, मान लीजिए
एक फ्लावर है, एक ओवरी है उसके अंदर, और उसी का परागकण उसी का ओवा, ध्यान से सुनिए, उसी का परागकण उसी का ओवा उसी ओवरी के अंदर फ्यूज हो जाए तो संयुग्मन। और दूसरी बात, संयुग्मन का यह भी मतलब हो सकता है कि जो ओवरी के अंदर अंडे हैं वो आपस में मिलकर के एक नई प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, वो भी प्रक्रिया संयुग्मन में आ जाएगी, स्वयं युग्मन बन जाए। सजात पुष्पी का मतलब यह होगा कि पुष्प जो है वो समान हो, मतलब एक प्लांट में, ध्यान से देखिए, एक प्लांट में फूल जो है कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 फूल हो सकते हैं। तो जब एक ही फूल हो, एक ही फूल में उसका परागकण और ओवा मिल जाए, ऑटोगेमी। और एक ही पौधे के 2 फूलों में, फूल दूर दूर है, 2 फूलों के बीच में जब परागकण और ओवा मिल रहे हैं तो उसको सजात पुष्पी। और जब दूसरे पौधे के पेड़ में जाकर के परागकण फ्यूज हो जाए तो उसको परनिषेचन कहते हैं। आप हमारी भाषा को समझ गए होंगे, आप अपने ढंग से इसको लिख लीजिएगा। 11वां पॉइंट, एक इस चित्र को देख करके बना देते हैं कि जैसे ये परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है तो एक ट्यूब बना रहा है, ध्यान से देख रहे हैं। ये ट्यूब क्या कहलाती है इसको बता दें, इसके बारे में लिख दें। 11वां पॉइंट, पॉलन ट्यूब या इसको पराग नली कहें, पराग नली या पॉलन ट्यूब, ऊपर से बनी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में चित्र को याद रखिएगा, प्रवेश कर 2 नर युग्मकों को अंदर त्याग देती है। एक बार और चित्र आपको दिखा दें, ये देखिए, ये पॉलन ट्यूब थी, पॉलन ट्यूब में स्पर्म के कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं? 2। ये दोनों न्यूक्लियाई ले जाकर के और इस ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब ने छोड़ दिया। अब आगे की प्रक्रिया हम आपको चित्र के द्वारा बता चुके हैं, आगे लिखे देते हैं, वो देख लीजिए। अंदर त्याग देती है, 2 नर युग्मकों यानी मेल गैमेट, 2 नर युग्मकों में से एक एग के साथ यानी अंडे के साथ, एग के साथ फ्यूज होकर, फर्टिलाइज हो गया, फ्यूज होकर 2x जाइगोट बनाता है, 2x जाइगोट बनाता है। अब बचा एक, तो लिखिएगा और दूसरा ध्रुवीय केंद्र पोलर न्यूक्लियाई से, हमने उधर दिखाया है आपको, दूसरा ध्रुवीय नाभिकों से, ध्रुवीय नाभिक से संलयित होकर एम्ब्रियोसैक या एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष का निर्माण करता है। यह सवाल पूछा गया है,
भ्रूण पोष का निर्माण करता है। अब भ्रूणपोष जो बनेगा, ये भ्रूणपोष जो पोलर वाले न्यूक्लियाई थे वो तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ नहीं। पोलर न्यूक्लियाई में पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी 2x थे, ये वाला x गया तो और पहुंच गया। तो ये जो भ्रूणपोष बन रहा है ये कितने न्यूक्लियस वाला होगा, ये सवाल पूछा। तो भ्रूणपोष का जो न्यूक्लियस होता है, लिख लेना, भ्रूण पोष का नाभिक 3x होता है। ये नीट में पूछा गया है सवाल। चलिए 12वां पॉइंट, जायगोट। अब जायगोट का अगला विकास देखिए। जायगोट एम्ब्रियो, जायगोट एम्ब्रियो यानी भ्रूण, एम्ब्रियो यानी भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है, परिवर्धित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक, याद करिएगा, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको PEN भी बोलते हैं, PEN, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूण कोश में या भ्रूण पोष में, भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है। बस अब हमारे पास दोनों हो गया, एम्ब्रियो भी हो गया और भ्रूणकोश भी हो गया। आ जाइए चित्र में देख लीजिए, ये देखिए, ये हमारे पास एंडोस्पर्म भी आ गया और हमारे पास ये एम्ब्रियो भी आ गया। अब ये इसको खाना खिलाएगा और इस तरह से एक सीड का पूरा निर्माण। तो इन चित्रों को जब उधर पढ़िएगा तो इन चित्रों को जरूर सामने रख लीजिएगा और एक एक चित्र पर जैसा लिखा वैसे हम उधर लिखे दे रहे हैं। आगे देखिए, विकसित भ्रूण, 13वां पॉइंट देखिए, विकसित या डेवलप्ड, डेवलप्ड एम्ब्रियो परिपक्व होने पर, परिपक्व होने पर विभिन्न प्रवस्थाओं से, विभिन्न प्रवस्थाओं से गुजरता है, विभिन्न प्रवस्थाओं से ये गुजरता है। अब वो विस्तारवादी प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते कि कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है, विभिन्न प्रवस्थाओं से गुजरता है। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री भ्रूणों में, भ्रूणों में 2 बीजपत्र होते हैं, 2 बीजपत्र तथा एक बीजपत्री में, तथा एक बीजपत्री में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। ठीक, निषेचन के बाद अगला पॉइंट कौन सा नंबर होगा, 14 नंबर का, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फल में, देखिए ओवरी फल में यानी फ्रूट में, फल में तथा ओव्यूल यानी बीजांड जिसको कहते हैं ओव्यूल, सीड में या बीज में, सीड या बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। और अंतिम पॉइंट लिख रहे हैं, कुछ पादपों में, कुछ प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया, बिना फर्टिलाइजेशन बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है एपोमेक्सिस कहलाती है। एपोमिक्सिस, इसको पढ़ लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन ना हो बीज बन जाए, यह प्रक्रिया एपोमेक्सिस कहलाती है। और एक और सवाल पूछा गया कि कुछ प्लांट में बीजों में एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं। कुछ प्लांट्स में कुछ प्लांट्स के बीजों में एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं यानी भ्रूण बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। यह अवस्था क्या कहलाती है, यह पूछा है, या यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। तो इस तरह से 16 प्रमुख बिंदुओं में हमने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो आपको समझा दिया है। कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, अब जब हम कल का जो सेशन लाएंगे इसी पर ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्टिव जितना हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बिल्कुल सरलतम चित्रों को हमने इसमें शामिल कर दिया है। पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन, स्टाइल, स्टिग्मा, सरलता पूर्वक इसको समझ करके और कल का सेशन अटेंड कीजिएगा। कल एमसीक्यू के सेशन में फिर आपका स्वागत करेंगे हम। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।